8 नवंबर 2016 की रात को जब हमने ये सुना, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अमीर भाग रहे थे गाड़ी सोना खरीदने के लिए, मिडिल क्लास आदमी अपने घर के कोनों कोनों में चेक कर रहा था, राशन की टंकियों में चेक कर रहा था कि कहीं कोई नोट ना छूट जाए। और गरीब आदमी उस रात इतनी टेंशन में नहीं था, क्योंकि शायद उसके पास इतने बड़े नोट थे ही नहीं। पर इन सब लोगों को ये नहीं पता था ये न्यूज़ आगे चल के किस किस रूप में प्रॉब्लम बन के उनके ऊपर आने वाली है। 500 और 1000 के नोटों को अचानक एक अनाउंसमेंट के साथ खत्म कर दिया गया। और हमने अभी एटीएम से पैसे विड्रॉ किए हैं, उस पैसे को हम कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे बताइए। अभी कॉमन आदमी को थोड़ा तो सहन करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना बड़ा मूव है ये टेररिज्म को खत्म करने का, काला पैसा खत्म करने का। आज मतलब दाऊद मतलब भंगार वाला हो गया है। In the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken. लोगों में जो एक घबराहट आ गई कि अब हमारे सारे पैसे जो हैं वो रद्दी हो गए, इस चक्कर में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कल तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप नकली नोटों से चलने वाले टेररिज्म के खिलाफ है या समर्थन में? स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई सीरीज सरकारी मुद्दा में। एक ऐसी सीरीज जहां पे हर बढ़ते एपिसोड में हम आज़ाद भारत में किए गए एक फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। ये समझेंगे कि वो डिसीजन सही था या गलत, और उसमें क्या हुआ और कैसे हुआ, उसको एक बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज का ये पहला एपिसोड डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी पे है। हम देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और मेरे ओपिनियन में ये डिसीजन सही था या गलत। मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी तक डिमोनेटाइजेशन के ऊपर इस तरीके से बात किसी ने नहीं की। चलिए चिंपलोक में। 8 नवंबर 2016 को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंस किया कि उस रात 12 बजे से उस समय चल रहे 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी वो सिर्फ एक पेपर रह जाएंगे। उनके पास कुछ भी चीज़ खरीदने की शक्ति नहीं रहेगी, वो हमारे देश की करेंसी नोट नहीं कंसिडर किए जाएंगे। इसके साथ ही 500 रुपये की एक नई नोट लॉन्च की गई, 2000 और 200 रुपये की नोट इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में, और उस समय चल रही जितनी भी नोटें थीं 10, 20, 50, 100, इन सबको एक नया रूप दिया गया। इनके साइज़ बदले गए, इनमें जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, यानी जिस तरीके से आप चेक कर सकते हो एक नोट असली है या नकली, उनको बढ़ाया गया। इनके कलर तक चेंज किए गए, और ये सारी नोट्स हमारी इकोनॉमी में वापस से सर्कुलेट की गई। ये करने की वजह सरकार ने मेनली 3 कारण बताए। पहला, ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के थ्रू की जा रही टेररिस्ट फंडिंग कम होगी। और तीसरा, फेक करेंसी से इंडिया को राहत मिलेगी। अब डिमोनेटाइजेशन अच्छा था या बुरा, ये समझने के लिए हमें इन 3 कारणों को अच्छे से समझना पड़ेगा, इनका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ब्लैक मनी वो इनकम होती है जो आपने लीगल तरीके से नहीं कमाई, और इसीलिए आप उस पर टैक्स भी नहीं देते हैं। अब जैसे कोई सरकारी ऑफिसर है, वो किसी की फाइल प्रोसेस करने के लिए 10,000 रुपये की घूस ले लेता है, तो वो अपने इनकम टैक्स पे थोड़ी डिक्लेयर करेगा कि ये मेरी एडिशनल इनकम है। अब वो 10,000 रुपये इंडियन इकोनॉमी से गायब हो गए। समझो कैसे? जब तक वो 10,000 रुपये उस आदमी के पास थे जिसने वो घूस दी, तब तक वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहा था, यूपीआई ट्रांसफर कर रहा था, उसकी सैलरी आई थी, सब कुछ पता था कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब उसने घूस दी, तो वो क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन हुई है, और वो ये आदमी अपनी इनकम में डिक्लेयर भी नहीं करेगा कि यहाँ से मेरे को इनकम हुई, तो वो पैसे अचानक गायब हो जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से। अब वो पैसे कहीं वो खर्च भी करेगा तो हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच का लिंक ही टूट गया। ब्लैक मनी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत खराब सिचुएशन होती है। उस समय कुछ 18 लाख करोड़ रुपए के नोट और सिक्के अवेलेबल थे मार्केट में, इसे हम सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जो डिमोनेटाइज्ड करेंसी थी, 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट, सिर्फ इनकी वैल्यू इसकी 86% के आसपास थी, जो कि 15,45,000 करोड़ के आसपास होती है। सरकार का कहना था कि 15,45,000 करोड़ में से 30% कभी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लैक मनी के रूप में रखा हुआ है। ये एक अनुमान था, उनका कैलकुलेटेड गैस था। फिर बात आती पाकिस्तान के थ्रू की जा रही टेररिस्ट फंडिंग की। अब ये कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं, इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन पकड़े गए मिलिटेंट्स के थ्रू और सालों से चल रही हरकतों से ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस थी सबके लिए समझना कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से इंडियन करेंसी सोर्स कर रहा था। अब वो खुद छाप रहा था या कहीं और से आ रही थी, वो नहीं पता, क्योंकि हमारे पास उन सभी नोटों का हिसाब होता है जो हम छापते हैं। हमारे पास एक एक नोट का नंबर होता है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, और इसीलिए हमें पता है कि कुछ नोट्स बाहर छप रही थी। अब कहाँ छप रही थी वो एग्जैक्टली नहीं पता।
पाकिस्तान जब टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए अपने मिलिटेंट्स को यहाँ भेजता था तो उनमें उनके खर्चों के लिए वही करेंसी नोट्स मिलती थी। तीसरा कारण था कि वैसी ही फेक करेंसीज इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इन तीनों के अलावा मेरे ओपिनियन में एक कारण और था जिसके बारे में इतनी बात नहीं हो रही थी, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इन 500 और 1000 रुपए की नोट की वजह से, और वो ये कि इससे हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत खराब हो रही थी, उससे महंगाई बढ़ रही थी और बहुत सारी और चीज़ें। मैंने इस वीडियो में समझाया है कि कैसे एक देश की जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाली करेंसी है, हाईएस्ट अमाउंट वाली करेंसी है, वो कितना असर डाल सकती है एक देश की करेंसी की वैल्यू और महंगाई पर। इसीलिए अगर देखो तो अमेरिका की सबसे बड़ी नोट 100 की है। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है कि कैसे ब्लैक मनी और बड़ी नोट की वजह से देश में महंगाई बढ़ती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा। तो मेरे व्यू में 1000 की नोट तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अब आप बोलोगे कि 1000 छोड़ के ये लोग तो 2000 ले आए, तो इसी वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे 2000 की नोट एक टेम्परेरी डिसीजन था इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को संभालने के लिए। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर 2023 में, हमारे देश की सबसे बड़ी नोट 500 की ही है। पहले से काफ़ी बेटर सिचुएशन है। वो टाइम इंडिया के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। एक तो हम इंडियंस थोड़े ओवर इमोशनल भी होते हैं, सिचुएशन समझने से पहले रिएक्ट करते हैं। कोविड में लॉकडाउन की न्यूज़ सुनी तो पैनिक होकर दुकानों के आगे भीड़ लगाने लगे। नोटबंदी की न्यूज़ सुनी तो पैनिक होकर एटीएम और बैंक के आगे लाइन लगाने लगे। ऐसा नहीं था कि सिचुएशन क्रिटिकल नहीं थी, सिचुएशन क्रिटिकल थी, पर सबके लिए नहीं। क्रिटिकल एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जीने मरने का सवाल नहीं था कि वो अगले ही दिन बैंक और एटीएम की लाइन में लग जाएं। उस समय लिए गए ज़्यादातर लोगों के डिसीजंस पैनिक में थे। हाँ, पर साथ में रियलिटी ये भी थी कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके बैंक अकाउंट्स में ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे, और उनके पास जो नोट थी वो 500 और 1000 की थी, जो कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो उनके लिए एक मजबूरी बन गई थी अगले ही दिन बैंक और एटीएम में लाइन लगाना, वरना वो उस दिन खाते क्या। ऊपर से मीडिया, ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे कसम से यार, कभी कभी लगता है ना खुद सरकार को लेटर लिख के बोल दूं कि आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले मीडिया वालों की बिजली की तारें काट दो। आधी प्रॉब्लम की जड़ ये है। हम लोग इतना पैनिक होते भी नहीं जितना ये करते हैं। बैंक्स के और एटीएम्स के बाहर बहुत खराब सिचुएशन थी। कई किलोमीटर्स लंबी लाइन थी कई जगहों पर। बैंक एम्प्लॉयज़ को ठीक से रूल्स तक क्लियर नहीं थे, क्योंकि रूल्स हर कुछ टाइम पे बदल रहे थे। कभी नोट्स अवेलेबल थी, कभी नोट्स अवेलेबल नहीं थी, कभी नोट्स अगले दिन अवेलेबल हो जाएंगी। कुछ क्लियर नहीं था लोगों के लिए, और इस तरीके की लाइन में खड़े खड़े हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बैंकों की लाइन में खड़े हुए लोगों की डेथ का एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, पर ये आंकड़ा 100 से ऊपर है, ये श्योर है। ये पूरा सिचुएशन 2 महीने से ऊपर तक के लिए खराब रहा और धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल हुई। जो अमाउंट एस्टिमेटेड था 15,45,000 करोड़ रुपए, उसका 99% से ज़्यादा करीब 15,31,000 करोड़ रुपए वापस बैंकों में आ चुका था, जिसमें सरकार ने यह एस्टिमेट किया था कि 30% पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्लैक मनी के रूप में स्टोर्ड है। क्लियरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ था। बहुत सारे बैंकों के एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट भी किया गया इस पूरे केस में। बहुत हेराफेरी हुई थी इस पूरे पैसे को वापस बैंकों में डलवाने के लिए। गवर्नमेंट और इकोनॉमिक्स के लिए आज भी ये डिसीजन एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। हर किसी के अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग व्यूज़ हैं, पर एक चीज़ है जिस पे हर कोई एग्री करता है, वो है एग्जीक्यूशन। कोई भी डिसीजन अच्छा है या बुरा वो तब पता चलता है जब वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से कम एग्जीक्यूट तो हुआ हो। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फेलियर था एग्जीक्यूशन में। डिमोनेटाइजेशन का फैसला तो ले लिया गया, पर उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। हर दूसरे दिन रूल्स बदल रहे थे, नए नोटों की शॉर्टेज थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एटीएम्स नए नोट डिस्पेंस ही नहीं कर पा रहे थे। एटीएम्स के अंदर एक कैसेट, एक बॉक्स लगता है जिसमें अलग अलग नोटों के कटआउट्स होते हैं। क्योंकि इन नोटों के साइज चेंज कर दिए गए थे, तो वो कैसेट, वो बॉक्स चेंज करने की ज़रूरत थी, जो कि बहुत टाइम ले रहा था, और इसलिए एटीएम्स डिस्पेंस ही नहीं कर पा रहे थे नए नोट। डीमोनेटाइजेशन के इकोनॉमिकल एंगल से पहले उसके पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। एक नैरेटिव चल रहा था जहां पे लोग बिना सोचे समझे बस ये बात कर रहे थे कि कैसे ये एक डिक्टेटरशिप मेंटालिटी है, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, लोगों को परेशान करने के तरीके हैं और बहुत सारी चीजें। आप खुद सोचो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर वो जिस देश में स्टैब्लिश्ड है वहां पे वो एक ऐसा डिसीजन ले जिससे पूरे देश की जनता उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। मेरे ओपिनियन में इस पूरे सिनेरियो में बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी कोई बेनिफिट नहीं ले पा रही थी। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिकल एंगल की, जहां पे एक्चुअली डिबेट छिड़ी हुई है कि ये डिसीजन सही था या गलत। मेरे ओपिनियन में ऐसे किसी डिसीजन की जरूरत थी,
पर इस तरह से नहीं। सबसे पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी। नए नोट्स तेज़ी से कैसे छपेंगे, तेज़ी से कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे, उसके बारे में प्लानिंग। दूसरी चीज़, एटीएम्स में जो कैसेट्स लगनी है, जो मशीनरी लगनी है ताकि वो नोट जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच पाए, उसके बारे में प्लानिंग। ये सारी अरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि नहीं हो पाई। याद है मैंने वीडियो में पहले 3 पॉइंट डिस्कस किए थे जो गवर्नमेंट ने बताए थे कि वो क्यों डिमोनेटाइजेशन कर रहे थे। उसके ऊपर मेरे कुछ व्यूज हैं। पहला, जो आरबीआई ने एस्टिमेट किया था कि 30% पैसा बैंकों में वापस नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लैक मनी है। अब जो डिमोनेटाइजेशन को अपोज करते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि वो बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन तो कंप्लीट फेलियर था क्योंकि जो मेन गोल था वही नहीं पूरा हो पाया। सोच रहे थे कि 30% पैसा नहीं आएगा बट पूरा पैसा आ गया। तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? हम किसी डिसीजन को अपोज करने में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि कॉमन सेंस के भी ऊपर चले जाते हैं। हमने एक चीज़ के गलत होने का एस्टिमेट लगाया था, तो अब वो गलत होने के बजाय सही हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी? क्योंकि इसके 2 ही मतलब निकल सकते हैं कि या तो इंडिया में ब्लैक मनी है ही नहीं, और या तो वो ब्लैक मनी घूम के वाइट होके बैंकों में वापस आ गया। मुझे दूसरे वाली सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है क्योंकि ब्लैक मनी इंडिया में है या नहीं ये हम सब जानते हैं। दूसरा, पाकिस्तान और टेररिज्म पे असर। अभिजीत चावड़ा एक ब्रिलियंट माइंड है जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो में ये चीज डिस्कस की है कि कैसे पाकिस्तान पे नोटबंदी का डायरेक्ट कितना बुरा असर पड़ा है। मैं उनसे बेटर तरीके से तो नहीं समझा पाऊंगा, तो मैं उनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखना। ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे और कुछ क्लियर हो ना हो। और तीसरा पॉइंट यानी कि फेक करेंसीज के बारे में बात करें तो नोटबंदी के पिछले साल यानी कि 2014-15 में इंडिया में 5,94,000 से ज्यादा नोट्स फेक थी, और ये नंबर 2022-23 में 2,25,000 के आसपास है। तो यहाँ पे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम किसी डिसीजन को ढंग से जज नहीं करते। डिमोनेटाइजेशन डेफिनेटली एक अनमैनेज्ड अनप्लान्ड डिसीजन था, पर इसने अपना काम कर दिया। अब जैसे कि 2000 की नोट भी इंडिया में बंद हो चुकी है, तो मेरे ओपिनियन में धीरे धीरे 500 रुपए की नोट को भी एलिमिनेट करना चाहिए। ऑब्वियसली कंट्री की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हुए, ऐसे कर देंगे तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि कैसे हम अपनी 500 रुपए की नोट पे डिपेंडेबिलिटी घटाएं। ये अमाउंट जितना कम हो सके उतना अच्छा। तो ये था डिमोनेटाइजेशन के ऊपर एक डिसेंट सा एनालिसिस, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गलती थी, कहाँ सही हुआ, सबके बारे में हमने बात की। तो इस वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताओ। इस सीरीज का आइडिया कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताओ, और वहीं कमेंट में गेस करना कि हम नेक्स्ट एपिसोड किस फाइनेंशियल डिसीजन पे लेने वाले हैं। मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे @itschimplock और @mdeepak त्रिपाठी पे फॉलो कर लो, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।